हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस.के. झा सर साइंस का बुक है, जिसमें से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है और यहाँ तक कि यह बुक जो है सो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम लोग इस बुक पर 3 वीडियो बना चुके हैं और प्ले लिस्ट बना दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पार्ट 3 तक अपलोड कर चुके हैं। यह वीडियो जो बनने वाला है पार्ट 4 बनने वाला है। तो आप लोग यदि इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और किस रिलेटेड से वीडियो चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्टर जो होती है, ईस्टर और ईत्र जो होती है वह किस सूचक के रूप में उपयोग करता है? तो उसे गंधक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। साबुन के अणु जो होती है क्या तैयार करते हैं? तो मिशेल संरचना तैयार करते हैं। जल में विले एक सिरे को क्या कहते हैं? तो जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में विले को क्या कहते हैं? जलविरागी कहते हैं। अपमार्जक जो होती है वह लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबराइनर ने दिया था। और कब दिया था? तो 1817 में दिया था। इन्होंने क्या था? जिन्होंने जर्मनी के मूसन वर्ग में औषधि तथा स्ट्रेस वर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे थे। सबसे पहले प्लेटिनियम उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो बर्जेलियस ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोफिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी जो है वह कहाँ तक लागू होता है? तो 96 तक थोरियम तक लागू होता है। यह नियम जो से मतलब कहाँ तक था? तो थोरियम तक था। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी जो था वह कहाँ तक था? 96 तक, यानी कि थोरियम तक था। लेकिन यह नियम कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। कोबाल्ट निकेल का गुण जो होती है वह आयरन के समान होती है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल में से आयरन को बहुत दूर रखा था। कौन रखा था? न्यूलैंड्स ने रखा था। कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया था। इन्होंने व्यक्त किया था कि भविष्य में कोई तत्व नहीं होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, यानी कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मेंडलीव ने की थी। और आवर्त सारणी जो है 1869 में छपी थी। लेकिन 1872 में यह जर्मन पत्रिका में छपी। इस समय यानी कि मेंडलीव के समय तत्व की संख्या कितना था? तो मेंडलीव के समय तत्व की संख्या जो था वह 63 था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पर क्या किया? संबंध स्थापित किया और इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या किया था। हम लोग जैसे समझते हैं, ये जैसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं सो वर्टिकल बोलते हैं। तो इसने क्या किया था? ऑक्साइड को ऊपर रखा था। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग बाद में समझेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एका बोरॉन अस्केडियम, और हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या क्या होता है, त्रिज्या घटने के कारण क्या होती है, त्रिज्या कैसे घटती है, किस साइड जाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने क्या किया था कि अक्रिय गैस को बाद में किस ओर रख दिया? तो बाईं ओर रख दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो किया था सो मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था।
ध्यान रखिएगा, यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होती है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट, इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु जो होती है सो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण से साइज घट जाती है। समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, जिससे से बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होती है नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। मेंडलीफ ने नया तत्व खोज जाने की भविष्यवाणी किया था, यानी कि मेंडलीफ ने सोचा था कि आगे जो से एक दिन ना एक दिन नए तत्व की खोज होगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करता है उसे हम लोग जैव प्रक्रमण के नाम से जानते हैं। सबपोषी जो होती है, सबपोषी वो आकर्मणिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ को प्राप्त करता है, यानी कि सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। सबपोषी के अलावा अन्य जितना भी जीव होती है, जीवों में भी होती है सबपोषी, यानी कि सबपोषी के अलावा अन्य सभी जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा जो प्राप्ति के लिए क्या चीज़ का मतलब उपयोग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। पौधे में भोजन जो संचित होता है वह मंड या तो स्टार्च के रूप में संचित होता है, लेकिन जंतु में भोजन जो संचित होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश जो होती है वह ऊर्जा का अवशोषण होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। मरुद्भिद पौधा जो होती है वह रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिससे वह फिर दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। पौधों में गैसों का विनिमय जो होता है सो किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में पत्ती पाया जाता है जिसमें से छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। KOH का उपयोग जो होती है सो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो KOH का उपयोग किया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन जो होती है सो किसके द्वारा, भोजन संपूर्ण शरीर के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस गति के द्वारा जाता है, तो पक्षावीय गति द्वारा जाता है। यह नाल में भोजन जो होती है सो हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, किसके द्वारा बढ़ती है, तो कर्मानुकुंचन गति होता है, जिसे हम लोग कर्माकुंचन गति भी कहते हैं, इसी के द्वारा बढ़ता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह छोटी आंत में होती है, या तो क्षुद्रांत दोनों बोलते हैं। पितरस की प्रकृति जो होती है सो NaHCO3 के कारण कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितरस की प्रकृति जो होती है सो कैसा होता है, क्षारीय होता है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु जो होता है वो पाइरूवेट में विखंडन होता है। ध्यान रखिएगा कि एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रिया जो होती है सो कहाँ पे होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। पाइरूवेट का विखंडन तो श्वसन हम लोग बोलते हैं। जैसे कि समझिए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा में कम होने पर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि
उस पर ऊर्जा वो बनता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ना होने पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे रिएक्शन बनता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पर। एटीपी को क्या कहते हैं, तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एक एटीपी के शोषण से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक एटीपी के शोषण से 30.5 किलोग्राम जूल मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौधों में जल, खनिज, लवण जो होती है, पौधों में जल हो गया, खनिज हो गया, लवण जो होती है, प्रासरण विधि द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो होती है सो विसरण विधि द्वारा होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पौधे में जल जो होता है, जल, खनिज, लवण जो होती है वह प्रासरण विधि द्वारा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो होती है वह विसरण विधि द्वारा होता है। जलीय जीव का श्वसन दर जो होता है स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का होना। जलीय जीव का श्वसन दर जो होती है स्थलीय जीव से अधिक होता है। जलीय जीव का श्वसन दर जो होती है, जो जमीन पर जीव पाए जाते हैं उससे अधिक होता है, क्योंकि जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में उसे ऑक्सीजन होती है। अब देखते हैं किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का नियम जो होती है वह मोटर, जैसे कि किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रभाव समझा जाता है, यानी कि मोटर में धारा का प्रभाव किसने समझाया था, तो किरचॉफ के नियम पर लागू होता है तथा उत्पन्न भी किया जाता है, यह फ्राइडे नियम से है। यानी कि मोटर में धारा का प्रभाव किसने समझाया था, तो किरचॉफ ने समझाया था, लेकिन मोटर में धारा का उत्पन्न जो किया था वो किसने समझाया था, तो फ्राइडे ने समझाया था। प्लाज्मा भोजन, यानी कि प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। प्लाज्मा क्या करती है, प्लाज्मा किसका किसका वहन करती, तो भोजन का करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है और नाइट्रोजनी उपस्थिति का क्या करता है, वहन करता है। लसिका जो होती है सो पचित वसा का वहन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का वहन कौन करता है, तो वसा का वहन जो करता है वह लसिका करती है। हृदय यानी कि हार्ट जो है सो एक प्रकार की कैसा अंग है, तो यह एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट यानी कि हृदय का जो आकार है वह कैसा है, तो मुट्ठी के आकार होता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब का प्रकुंचन जो होता है सो प्रकुंचन जो होती है 120 mm से, और जो अनुशीतलन दाब होता है वह 80 mm होता है। तो इसे बोल सकते हैं 120/80। मछली में रक्त परिसंचरण तंत्र, जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछली में परिसंचरण तंत्र जो होता है सो एकल रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन अन्य कशेरुकी जीवों में परिसंचरण तंत्र जो होती है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स जो होती है शरीर से बाहर रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, कहीं चोट लगता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो ब्लड को थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स बनाता है। हिपेरिन क्या करती है, तो हमारे शरीर में जो अंदर जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड हमेशा चलते रहता है उसको जमने नहीं देता है, तो वह काम किसका है, तो हिपेरिन का है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होती है, तो हिपेरिन का निर्माण जो होती है सो यकृत में होती है। अब हम लोग देखते हैं लसिका। रक्त प्लाज्मा के समान, रक्त जो होती है सो प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका रक्त जो होती है प्लाज्मा के समान होती है, परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है तथा यह रंगहीन होता है।
लसिका तरल को बाहर कोशिकाएं अवकाश से फिर रुधिर में ले जाता है। यानी लसिका जो होती है तरल को बाहर कोशिकाएं यानी बाहरी कोशिकाएं के अवकाश से फिर वह क्या करती है, वह ब्लड में ले जाता है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण, तो पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति जो होती है चूसक या तो प्रेरक बल द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति जो होती है सो प्रेरक बल के द्वारा होता है और चूसक बल के द्वारा होता है। फ्लोएम में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। फ्लोएम जो है पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा विकृत होता है, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। अब समझिए कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा विकृत होता है, दो मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है तथा एक मूत्र मार्ग होता है। कृत्रिम विकृत यानी कि अपोहन जो होती है, कृत्रिम विकृत में मूत्र का फिर अवशोषण नहीं होता है। पौधों में अपस्थित का संग्रह पुराने जो होता है वह जाइलम होता है। पौधों में अपस्थित का संग्रह पुराने जाइलम होता है। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका द्वारा किया जाता है। यानी कि सूचना को एकत्रित जो होती है, सूचना जो मिलता है उसको इकट्ठा करता है। तो सूचना को एकत्रित जो होती है तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका द्वारा किया जाता है। दुर्मिका द्वारा ही विद्युत आवेश का उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि विद्युत आवेश का उत्पन्न जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो दुर्मिका द्वारा होती है, जो कि तंत्रिका तंत्र की भाग होती है। एक्सोन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत आवेग जो होती है रासायनिक आवेग में चेंज हो जाता है, वह कहाँ पे चेंज होती है, तो एक्सोन के अंतिम छोर पर होता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होती है, तो सिनेप्स होता है, जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जंतु में प्रतिवर्ती चाप, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, तो जंतु में प्रतिवर्ती चाप द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम अथवा क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। मेरुरज्जु जो होती है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी कशेरुकी दंड में सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु जो होती है वह कहाँ पे सुरक्षित रहता है, तो रीढ़ की हड्डी अथवा कशेरुक दंड में सुरक्षित होता है। पादप सूचनाओं का संवहन जो होता है विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा कि पादप सूचनाओं का संवहन जो होता है सो विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप कोशिका का आकार जो होती है एवं दिशा जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो जल द्वारा नियंत्रित होती है। रसायनोवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, यानी कि ये जो रसायनोवर्तन का एक उदाहरण है क्या है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पादप जो होती है वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन जो होती है वह ऑक्सिन होती है। तो पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण जो होती है प्रहर के अग्रभाग
अग्रभाग मतलब टिप में होता है, यह कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक जो होती है पादप कोशिका में, वह कौन सी होती है? तो ऑक्सिन होती है। तो पेड़ पौधे की लंबाई जो बढ़ती है किसके कारण से? ऑक्सीकरण हार्मोन के कारण से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है जिबरेलिन। तो जिबरेलिन जो होती है वह क्या करती है? तो जैसे पेड़ पौधे में तना होती है, फल होती है, फूल इत्यादि के वृद्धि में, यानी कि तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये सब का खिलना किसके कारण होती है? तो जिबरेलिन के कारण होती है। साइटोकानिन क्या करती है? कोशिका विभाजन में सहायक होती है, यानी कि कोशिका विभाजन में काम कौन करता है? तो साइटोकानिन करता है। एबिसिक अम्ल जो होती है, तो एबिसिक अम्ल जो होती है वह क्या करती है? वृद्धि स्तंभन रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। जैसे कि पेड़ पौधों से पत्ती को गिरना कौन रोकता है? तो एबिसिक अम्ल रोकता है। पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीजन तथा बाहर वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेवार होती है। तो पौधे में ऑक्सीजन नहीं ऑक्सिन, पौधे में जो आंतरिक वृद्धि होती है उसके लिए ऑक्सिन जिम्मेवार होती है, और जो बाहर वृद्धि होती है उसके लिए जिबरेलिन जिम्मेवार होती है। एड्रिलिन जो होती है हृदय के संवर्धन एवं नियंत्रण का काम करता है। एड्रिलिन जो होती है हृदय को नियंत्रण का काम करता है। आउटरी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए I2 की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि I2 ग्रंथि की थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो I2 की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन सभी प्रकार के उपाचय प्रक्रिया में मदद करती है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का उत्पन्न होता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की हार्मोन है। नर में कौन सी हार्मोन पाई जाती है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाई जाती है, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो I2 हम लोग देखें तो उससे का आयोडीन होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। कोशिका के केंद्रक में DNA होती है। कोशिका के केंद्रक के DNA में प्रोटीन संश्लेषण हेतु संरचना निहित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्रक के DNA में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन जो होती है तथा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका जो होती है सो विभाजन को, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसमें कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। कालाजार के रोगाणु जैसे लेसामिया बोलते हैं, और प्लेनेरिया में विखंडन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालाजार के रोगाणु जिसे हम लोग लेशमानिया बोलते हैं, तो लेशमानिया और प्लेनेरिया में कैसा विखंडन होता है? तो द्विखंडन होता है। मलेरिया हो गया, मलेरिया परजीवी जो होती है वह प्लाज्मोडियम में, यानी कि मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम में जनन जो होती है सो बहुखंडन विधि द्वारा होती है। विशेष कार्य हेतु विशेष कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया तथा ईस्ट में जो होती है सो पुनरुद्भवन द्वारा जनन होती है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी जनन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बारियोफाइलम की होती है। बारियोफाइलम की पत्तियों को मार्जिन से कनिकाएं विकसित होकर नए पौधे का रूप लेता है। तो बारियोफाइलम यानी कि बारियोफाइटा जैसे पौधा होता है
तो उसका अंतर्गत उसका समूह में जो आती है, तो बारियोफाइलम की पत्तियों का मार्जिन से कनिकाएं विकसित होकर नए पौधा का रूप लेता है। ऊतक से नया पौधा का निर्माण क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी ऊतक से नया पौधा का निर्माण होता है उसे हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। राइजोपोस बीजाणु जो होता है सो समासंघ द्वारा प्रजनन करता है, समासंघ द्वारा जनन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइजोपोस बीजाणु समासंघ द्वारा जनन करता है। दो भिन्न जीवों की उगमक, यानी कि दो भिन्न जीवों का उगमक जो होती है, उगमक कोशिका लैंगिक जनन में उगमक द्वारा उगमनज बनाता है। युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर उगमनक कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो नर उगमनक कहते हैं। स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे हम लोग मादा उगमनक कहते हैं। स्थिर यानी गतिशील जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर उगमक कहते हैं, तथा ठीक उसी प्रकार स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचारित रहता है उसे हम लोग मादा उगमक कहते हैं। समायनत, परागकण जो होती है वह किस रंग के होती है, तो परागकण जो होती है वह पीले रंग की होता है। आधार पर उभरा फूल भाग अंडाशय है, यानी कि जो फूल का स्ट्रक्चर जब समझेंगे तब पता चलेगा कि आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है तथा मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आधार पर जो फूला भाग जो होती है फूल का उसे हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं, और मध्य भाग वाला को वर्तिका कहते हैं तथा ऊपरी भाग वाला को वर्तिकाग्र कहते हैं। एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन जो होती है वह क्या कहलाता है, तो स्वपरागण कहलाता है। यानी कि एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन जो होती है वह क्या कहलाती है, तो स्वपरागण कहलाता है। बीजांड बीज में परावर्तित होता है तथा अंडाशय में विकसित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजांड जो है, यानी कि बीजांड में बीज परावर्तित होता है तथा अंडाशय में फल विकसित होता है। भ्रूण विकसित होकर नवविध में रूपांतरण होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वृषण में होती है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल तथा पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव जो होती कहाँ पे डालते हैं, तो शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल अथवा स्नेहक जो करते हैं तथा पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु की लंबी जो होती है, शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। शुक्राणु की लंबी पूंछ जो होती है इसे क्या करती है, शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। लड़की जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होते हैं। जब लड़की जन्म लेती है तो उस समय हजारों अपरिपक्व यानी कि अंडा जो से होती है। गर्भाशय जो होती है गिरवा द्वारा ओनी में खुलता है। गर्भाशय जो होती है वह ग्रीवा के द्वारा ओनी में खुलता है। भ्रूण का पोषण, इसके बारे में जो तंत्र होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल फिगर से कवर करने वाले हैं। इस टाइप में थोड़ा ऑनलाइनर क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा कठिन भी हो सकता है समझने में, लेकिन यदि फिगर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आगे फिगर से भी डिस्कस करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि गर्भाशय जो होती है वह गिरवा द्वारा ओनी में खुलता है या क्या क्या होता है, सब समझेंगे अगला क्लास में। यानी कि इस बुक को समाप्त करने के बाद ही समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का पोषण जो होता है एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो होता है वह प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय के पेशियों का लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशु का जन्म होता है तो गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मसा एडस वायरस से होने वाला यौन संक्रमण रोग है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोनेरिया सिफिलिस किससे होती, तो जीवाणु से होती है, और मसा एडस जो किससे होती है, तो वायरस से होती है, और किस प्रकार के रोग है, तो यौन संक्रमण रोग है। लक्षणों की वसांगति का सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। F1 पीढ़ी में गोल जो होती है झुर्रीदार बीज, लंबे बोने पौधा, सफ़ेद बैंगनी फूल का चयन किया। F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में क्या किया, झुर्रीदार बीज हो गया, गोल बीज हो गया, लंबे बोने पौधे हो गया, सफ़ेद पौधा, बैंगनी पौधा, फूल का, सभी को चयन किस में किया गया है, तो F1 पीढ़ी में किया गया है। लेकिन F1 का सभी पौधा जो है लंबा निकला, तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा पीढ़ी का सभी पौधा लंबा निकला, तो F1 पीढ़ी का सभी पौधा लंबा निकला। F1 में फिनोटाइप का रेशियो जो होता है वह 3:1 होता है तथा जेनोटाइप का रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीन कहते हैं। कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, वह प्राणी कौन कौन सा है, तो कुछ प्राणी जैसे अपना लिंग बदल सकता है, जैसे कि घोंघा हो गया, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा प्राकृतिक चयन जिसे विकासवाद कहते हैं, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अलावे डार्विन जो है प्राकृतिक शास्त्री भी थे, यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। उसके अलावे वो क्या थे, प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका की खोज की थी। तो केंचुआ की भूमिका किसने खोज की थी, तो डार्विन ने किया था। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया, यानी कि सरल से जटिल जीवन का विकास किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। जीवन की उत्पत्ति जो होती है आकर्मणिक अणुओं से हुआ, किसने कहा था, तो हॉल्डेन ने कहा था। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जिसे वास्तव में नेत्र बिंदु है। पंछियों की उत्पत्ति जो हुई वह किससे हुई, तो सरीसृप से हुआ। ध्यान रखिएगा कि पंछी की उत्पत्ति जो हुई वह किससे हुआ, तो सरीसृप से हुआ। मानव जाति का उद्भव जो होता कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। F2 में जेनोटाइप का अनुपात जो है 9:33:1 है।